A very hearty good morning to all of you, my dear students. Thank you very much for coming back once again. और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली आप मेहनत करते रहिए ताकि आने वाले दिनों में आप अपने आप को अच्छी तरह से तैयार पाएं जब भी एग्जामिनेशन का समय आता है। और मौसम भी काफी ठंडा है इस समय, सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल दैट इफ यू आर मूविंग आउट देन यू शुड हैव प्रॉपर वूलन क्लोथ्स, कीप योरसेल्फ नाइसली कवर्ड, मास्क लगा के रखिए जरूर से, सो दैट किसी तरह की कोई परेशानी का सामना आप न करें। ऑलराइट, सो लेट अस कम बैक टू आवर डिस्कशन। जो पिछली बार हम लोगों ने अपने लेक्चर को जिस जगह पर छोड़ा था उसी पॉइंट से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम लोगों ने पिछली बार क्वांटम नंबर्स के डिस्कशन को शुरू किया था और हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स के कॉन्सेप्ट में दो खास बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया था और बहुत एट लेंथ हमने विथ मेनी एग्जांपल्स हम लोगों ने उस बात को डिस्कस किया था। और वो बात ये थी कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, इनकी क्या आवश्यकता है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था उसका। तो हम लोगों ने डिस्कस करके ये फाइनलाइज किया था कि क्वांटम नंबर्स आर दोज फैक्टर्स और क्वांटम नंबर्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन जिसके द्वारा हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एनर्जी को डिटरमिन कर सकते हैं। द नंबर्स विच आर यूज्ड टू डिटरमिन द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। और फिर हम लोगों ने आगे जो डिस्कशन किया था उसमें ये हम लोगों ने पाया था कि 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स हैं और जो 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स हैं उसमें अभी मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, तब आप उसको नोट भी कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे। अगर पिछला लेक्चर का वो पार्ट मिस हो गया तो आप एक तरह से रिवीजन आपका आज मैं करा दूंगा। 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स हैं। सो जो पहले प्रकार का क्वांटम नंबर है, द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, इसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की सूचना देता है। ठीक है, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस द ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसीलिए मैं धीमे धीमे चल रहा हूं, बार बार उसको रिपीट कर रहा हूं ताकि वो कहीं जहन में, दिमाग में आपके बैठ जाए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस द ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। फिर जो दूसरे प्रकार का क्वांटम नंबर है उसको हम कहते हैं एजीम्यूथल। अभी मैं इसकी स्पेलिंग लिख दूंगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सब ऑर्बिट में प्रेजेंट है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है इलेक्ट्रॉन किस सब ऑर्बिट में है। तो बहुत सी किताबों में ऑर्बिट वर्ड के लिए ही जो वर्ड यूज किया है वो है शेल। कहीं कहीं पर ऑर्बिट बोलते हैं, कहीं कहीं पर शेल वर्ड छपा हुआ है, या मेन एनर्जी शेल भी वर्ड यूज होता है। सो इट्स द सेम थिंग। सो अगर आप ऑर्बिट वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप सब ऑर्बिट वर्ड साथ में यूज करेंगे। अगर आप शेल वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप इसी के साथ करेस्पॉन्डिंगली सब शेल वर्ड यूज करेंगे। सो ऑर्बिट एंड शेल आर द सेम थिंग, सब ऑर्बिट एंड सब शेल आर द सेम थिंग। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर tells us the orbit in which the electron is present. Azimuthal quantum number tells us the suborbit in which the electron is present. Then we move on. MQN stands for magnetic quantum number. Magnetic quantum number tells us the orbital in which the electron is present. So प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सबऑर्बिट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल। और फैक्ट यह है कि ऑर्बिटल को डिफाइन ही किया गया है एज द प्लेस वेयर द इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली प्रेजेंट। ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज द प्लेस where the electron is actually present. Now ये बात मैंने क्यों कही, गौर से सुनिएगा। बोर साहब ने कहा था इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है, सोमरफेल्ड साहब ने कहा एक ऑर्बिट
कई सब ऑर्बिटों से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब हमने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के किसी विशेष सब ऑर्बिट में। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें ऑर्बिट की सूचना मिलती है, एजिमुथल क्वांटम नंबर से उस ऑर्बिट के किस सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है यह सूचना मिलती है। और फिर लैंड साहब ने 1917 में कहा कि एक्चुअली में एक ऑर्बिट कई सब ऑर्बिट से मिलकर बना है और हर एक सब ऑर्बिट कई ऑर्बिटल से मिलकर बना है। तो जब हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है तो हम एक्चुअली में ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के किसी विशेष सब ऑर्बिट के किसी विशेष ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। सो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? ऑर्बिटल में। इसीलिए इसको डिफाइन किया और कहा ऑर्बिटल इज द प्लेस वेयर द इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली प्रेजेंट। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि ऑर्बिट, मान लीजिए कॉलेज, आपसे आपके फादर पूछेंगे कि तुम कहां हो, तो आप कह सकते हैं कि आप कॉलेज में हैं, यानी ऑर्बिट। लेकिन एक कॉलेज में कई डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एक ऑर्बिट में कई सब ऑर्बिट में है, सब ऑर्बिट्स हैं, तो आपको बताना होगा कि मैं कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हूं, यानी किसी ऑर्बिट के किसी खास सब ऑर्बिट में। अब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कई कमरे हैं, जिसमें से मान लीजिए आप C1 लेक्चर थिएटर में बैठे हैं, तो आप बताएंगे कि आप कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के C1 लेक्चर थिएटर में है। तो एक्चुअली में आप कहां हैं? कॉलेज में तो हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में तो है, मगर एक्चुअली कहां है? C1 में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है, बिल्कुल सही बात, मगर एक ऑर्बिट कई सब ऑर्बिटों से मिलकर बना है, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहां है? सब ऑर्बिट में। और हर एक सब ऑर्बिट कई ऑर्बिटल से मिलकर बना है, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में कहां है? ऑर्बिटल में। एंड देयरफॉर इट इज डिफाइंड एज द प्लेस वेयर द इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली प्रेजेंट। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और तब चौथा है और इसको कहा जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में बताता है। और ये खास बात ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह पता चला था, ये बताया गया था कि किसी एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। किसी एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है। एक इलेक्ट्रॉन को हम अपवर्ड एरो से शो कर रहे हैं, अपवर्ड एरो, अपवर्ड एरो, और इस अपवर्ड एरो को हम +½ से डिनोट करते हैं। अपवर्ड एरो को हम +½ से डिनोट करते हैं। और फिर ये जो दूसरा है ये कहलाता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एरो, और डाउनवर्ड एरो को हम -½ से डिनोट करते हैं। सो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन का अपवर्ड एरो है या डाउनवर्ड एरो है, यानी उसकी वैल्यू +½ होगी या उसकी वैल्यू -½ होगी। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, azimuthal quantum number tells us the suborbit of the electron, magnetic quantum number tells us the orbital of the electron, spin quantum number tells us the spin of the electron, whether the electron is moving in clockwise direction or moving in anti-clockwise direction. Clockwise direction shown by upward arrow, symbol +½ anti-clockwise shown by downward arrow, -½ और इस तरह से हम डिफाइन कर पाते हैं एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है और क्या एनर्जी है। ये क्वांटम नंबर के डिस्कशन में पहली बात थी जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी, और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं। और जो दूसरी बात हमने डिस्कस करी थी वो ये थी कि किसी भी एटम के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज एक जैसी नहीं हो सकती। फिर से सुनिएगा, किसी भी एटम के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज एक जैसी नहीं हो सकती। नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन हैव ऑल 4 quantum number values identical. Why? Because if any two electrons have all 4 identical quantum number values, it will simply mean that both the electrons are present on the same position and have the same energy. Which means that what we are saying is that
one position but two electrons are present there. If all four quantum number values are the same, then we are saying that two electrons have the same position and the same energy, and this is scientifically not possible. ये बात संभव नहीं है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की, किसी भी एटम के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम हो, क्योंकि यदि चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम हो गई तो हम कह क्या रहे हैं? हम कह ये रहे हैं कि इन दो इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन भी सेम है, एनर्जी भी सेम है, यानी एक ही पोजीशन पर दो इलेक्ट्रॉन है, और यह बात संभव नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी एटम के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अधिक से अधिक तीन सेम होंगी तो जो चौथा क्वांटम नंबर है वो दोनों में अंतर पैदा करेगा। एनी थ्री क्वांटम नंबर्स कैन बी सेम, देन द फोर्थ क्वांटम नंबर विल कॉज द डिफरेंशिएशन। और हम लोगों ने इस वाले एस्पेक्ट को भी बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और बहुत सारी बातें आपने उसमें सुनी। मैंने कुछ चीजें आपको लिखवाई थी, बोर्ड पर भी मैंने बहुत कुछ लिखा था, बनाया था, एग्जाम्पल्स थे, तमाम चीजें थी। और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना है या ठीक से नहीं देख पाए हैं तो यू कैन गो बैक टू द कॉलेज वेबसाइट और फाइंड द लिंक एंड लिसन टू दैट लेक्चर वंस अगेन, एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, फील फ्री। सो पिछली बार हम लोगों ने क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट स्टडी किया, पिछली बार हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में स्टडी किया। टुडे वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड क्वांटम नंबर, एंड इट इज, मेरे साथ इसको नोट करते चलिएगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, AZIMUTHAL, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और इसका सिंबल है स्मॉल एल, सिंबल इज स्मॉल एल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। लिखिएगा, प्लीज नोट। द एनर्जी एंड पोजिशन, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, इसको आप मेहरबानी से नोट कर लीजिए। द एनर्जी एंड पोजिशन, the energy and position of an electron, the energy and position of an electron, the energy and position of an electron present in a suborbit. Azimuthal quantum number tells us about the suborbit. The energy and position of an electron present in a suborbit is given by azimuthal quantum number, is given by azimuthal quantum number. The energy and position of an electron present in a suborbit is given by azimuthal quantum number. अब सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल जो है हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट या जो सबऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है, ये सोमरफील्ड साहब के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि एक ऑर्बिट जो है वो असल में कई सबऑर्बिटों से मिलकर बना हुआ है, और जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट को पार करके दूसरे ऑर्बिट में मूव करता है तो वो एक्चुअली उस ऑर्बिट के सभी सब ऑर्बिटों को पार करता है। और वो स्पेक्ट्रम वाली बात भी आपको याद होगी कि जो एक लाइन होनी चाहिए थी वो एक्चुअली में एक लाइन ना होकर के कई लाइनें हैं, और वो सारी लाइनें ढेर सारी बिल्कुल एक दूसरे के पास पास एक्यूमुलेटेड थी, और दूर से देखने में वो लग रहा था कि एक लाइन है। वो सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट होल डिस्कशन वंस अगेन। बट वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और जैसा हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में किया था, हम एक एक एस्पेक्ट को लेते चलेंगे। पहले आपको मैं लिखवाऊंगा, फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आप गौर से लिख भी लें ध्यान से और सारी बातों को सुन लें। नंबर 1 लिखिएगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में नंबर 1, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर tells us, azimuthal quantum number tells us the suborbit, azimuthal quantum number tells us the suborbit in which the electron is present. Azimuthal quantum number tells us the suborbit in which the electron is present. जिस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में मैंने आपको लिखवाया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर tells us the orbit
in which the electron is present. Similarly, azimuthal quantum number given by Sommerfeld tells us the suborbit in which the electron is present. Now, देखिएगा इस बात को, यह जानकारी देने के लिए कि हमारा इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के किस सब ऑर्बिट में प्रेजेंट है, पहले हमको यह मालूम होना चाहिए कि किस ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट्स हैं, और तब हम ये पता लगा पाएंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट के किस सब ऑर्बिट में प्रेजेंट है. यानी फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी सब ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट, एंड देन वी कैन फाइंड आउट दैट आउट ऑफ दीज सब ऑर्बिट्स इन विच सब ऑर्बिट इज आवर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. अब इस बात को डिटरमिन करने के लिए कि किसी ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट्स हैं, यानी ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, स्मॉल एन ऑर्बिट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. So for any value of n, L बराबर 0 to n minus 1, ये एक फॉर्मूला दिया गया था जिससे हमें यह मालूम पड़े कि किसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर वैल्यूज हैं, किसी ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट है, क्योंकि याद रखिएगा स्मॉल एल क्या इंडिकेट करता है, सब ऑर्बिट. तो किसी ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट है. अब देखिए यहां पर n बराबर अगर 1 है तो L बराबर 0 to 1 minus 1 क्या हो जाएगा, 0. 0 to n की जगह वैल्यू क्या लगा देंगे, 1, तो 1 minus 1 is 0, तो L का मान कितना हो गया, 0. अब इसको ध्यान रखिएगा, L for any value of n, so if the value of n is 1, L, ध्यान सुनिए, for n equal to 1, L has one value जिसका नाम है 0. इसको ध्यान से सुनिएगा फिर से, यदि n का मान 1 है तो L के पास भी एक वैल्यू है जिसका नाम है 0. L के पास 0 वैल्यूज नहीं है, L के पास एक वैल्यू जिसका नाम 0 है. L के पास एक वैल्यू है जिसका नाम 0 है. तो यदि n का मान 1 है तो L के पास भी एक वैल्यू है जिसका नाम 0 है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हेन n इज इक्वल टू 2, L बराबर 0 to 2 minus 1. अब 2 minus 1 is 1, यानी 0 and 1. 0 and 1. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि जब n का मान 2 है तो L के पास भी दो वैल्यूज हैं, एक का नाम है 0, एक का नाम है 1. There are two values of L for n equal to 2. One is called 0, the other is called 1. So ये 0 and 1 मैथमेटिकल 0 and 1 नहीं है, ये नाम है 0 and 1. और बाद में ये नाम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन नामों को बदला गया था, जिसको कि मैं आपको बता दूंगा. n बराबर 3, L बराबर 0 to 3 minus 1. 3 minus 1 is 2, यानी 0, 1 and 2. How many? There are 3 values. So जब n का मान 3 है, L के पास भी 3 वैल्यूज हैं, एक का नाम है 0, एक का नाम है 1, एक का नाम है 2. और उसी तरह से जब n का मान 4 है तो L बराबर 0 to 4 minus 1 is 3. So 0, 1, 2 and 3, which means there are 4 values. When n is equal to 4, L also has 4 values and the names are 0, 1, 2 and 3. Now इतने वर्कआउट से हमने क्या हमने डिटरमिन किया, क्या हमने सीखा? दो बातें इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए. पहली बात, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 में, यानी ऑर्बिट नंबर 1 में, n इक्वल टू 1 का मतलब ऑर्बिट नंबर 1, पहले ऑर्बिट में एक सब ऑर्बिट है जिसका नाम है 0. फिर से सुनिएगा, पहले ऑर्बिट में एक सब ऑर्बिट है जिसका नाम है 0. दूसरे ऑर्बिट में दो सब ऑर्बिट्स हैं, एक का नाम है 0, एक का नाम है 1. तीसरे ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट्स हैं,
0, 1 एंड 2। चौथे ऑर्बिट में 4 सब ऑर्बिट्स हैं, 0, 1, 2 एंड 3। जो पहली बात आपने सीखी है वो ये है कि किसी ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट्स होंगे, किसी ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट्स होंगे। और ये हमको मालूम पड़ रहा है कि पहले ऑर्बिट में 1 सब ऑर्बिट है, दूसरे ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट्स हैं, तीसरे ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट्स हैं, चौथे ऑर्बिट में 4 सब ऑर्बिट्स हैं। इसका मतलब जो ऑर्बिट संख्या है उतने ही सब ऑर्बिट्स हैं। अगर ऑर्बिट नंबर 3 है तो 3 सब ऑर्बिट्स, ऑर्बिट नंबर 4 है 4 सब ऑर्बिट, ऑर्बिट नंबर 2 है 2 सब ऑर्बिट्स, ऑर्बिट नंबर 1 सब ऑर्बिट। ठीक, सो ये हम लोगों ने पहली बात इसको समझा है कि किसी ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जूनियर क्लासेस में आपने ये टॉपिक्स को पढ़ा है, लेकिन बहुत सी बार होता यह है कि हम चीजों को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं बिना समझे। सोचने वाली बात यह है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 में 4 वैल्यूज क्यों है? क्यों है 4 वैल्यूज? 3 क्यों नहीं है? 5 क्यों नहीं है? वेल, दिस इज द रीजन। ये उसके पीछे का कारण है that we have a mathematical expression. On the basis of this mathematical expression, we are trying to determine how many suborbits will be present in a given orbit, and on this basis we come to a conclusion that in principal quantum number 4, in the 4th orbit, there will be 4 suborbits and so on. Now let's move forward. इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास 4 तरह के सब ऑर्बिटों के नाम आ गए, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और अभी फिलहाल 4 से काम चल रहा है। एक किसी स्टूडेंट ने पूछा था, सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 के लिए क्या होगा? इसी तरह से वर्किंग होगी, इसी तरह से वर्किंग होगी, यानी 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक आ जाएगा। इसका मतलब हमको यह मालूम पड़ेगा कि 5वें ऑर्बिट में 5 सब ऑर्बिट हैं। तो क्या यह बात सही है? मे बी। क्या हमको अभी तक कंफर्मेशन है? उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अभी फिलहाल 4 सब ऑर्बिटों से हमारे जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम 4 सब ऑर्बिटों का इस्तेमाल करके लिख पा रहे हैं। जब नहीं लिख पाएंगे तब विज्ञान आगे बढ़ेगा, रिसर्च आगे बढ़ेगा, एंड देन वी विल कम टू नो दैट do we really need a 5th suborbit or not? And if we do not need the 5th suborbit, which means that we are able to do the electronic configuration of all the known elements on the basis of the 4 suborbits. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं। लिखिए, these values of suborbits or the names of suborbits कह लीजिए, values की जगह names कर लीजिए। The names of suborbits, the names of suborbits, the names of suborbits were later changed. The names of suborbits were later changed as follows. The names of suborbits were later changed as follows. अब देखिए यहां पर जो सबऑर्बिट 0 है, अब ये ध्यान रखिएगा 0 नाम है, मैथमेटिकल 0 नहीं है, एक वैल्यू है जिसका नाम 0 है। तो जो 0 सबऑर्बिट नाम जो 0 है, इस नेम को चेंज करके कर दिया गया था S. The name of the suborbit 0 was changed to S. The name 1 was changed to P. The name 2 was changed to D. The name 3 was changed to F. S, P, D, F, where S stands for sharp, P stands for principal, D stands for diffused, F stands for fundamental. Sharp, principal, diffused, fundamental. So ये सब ऑर्बिटों के नाम थे, पुराने नाम जो कि यहां पर लिखा हुआ है। इन नामों को बदल दिया गया और नए नाम दिए गए। 0 को S, 1 को P, 2 को D, 3 को F, और ये SPDF जो है ये इन वर्ड्स से निकला है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल। ओके, नाउ इसी में एक और बात, फिर उसके बाद हम नाम के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके,
नाउ यू प्लीज सी हियर, इधर देखिएगा, सवाल ये उठता है कि पहले ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे और उसका क्या नाम होगा। फिर से सुनिए, पहले ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे और उसका क्या नाम होगा। तो हमको ये पहले मालूम था कि ऑर्बिट नंबर 1 में एक सब ऑर्बिट है और उसका नाम है 0, और ये 0 नाम को चेंज करके क्या किया गया था, s। अब हम लोग इस नए नॉमेनक्लेचर के हिसाब से हम सब ऑर्बिट का नेमिंग करेंगे। सो अगर ऑर्बिट नंबर 1 है, यानी पहला ऑर्बिट है, तो पहले ऑर्बिट में जो सब ऑर्बिट है उसका क्या नाम होगा। अब देखिए यहां पर एक ही वैल्यू है 0, और 0 को हम कहते हैं s। तो जो नया नाम दिया गया वो था 1। 1 का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट संख्या s, 1s। 1s क्या कह रहा है, 1s में 1 जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, यानी ऑर्बिट संख्या है, और s जो है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, यानी सब ऑर्बिट संख्या। सो n इक्वल टू 1, पहले ऑर्बिट में एक सब ऑर्बिट है जिसका नाम है 1s। 1 कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू, s कमिंग फ्रॉम द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर वैल्यू 1s। अब आप सोचिएगा, आपको यह मालूम था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 में एक ही सब ऑर्बिट है, उसका नाम 1s है, लेकिन 1s क्यों है, यह कारण है। 1s का मतलब क्या है, 1s में 2 भाग हैं, 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट कर रहा है, s एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को इंडिकेट कर रहा है, और हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ऑर्बिट संख्या 1 में एक सब ऑर्बिट है जिसका नाम है 1s। सिमिलरली ऑर्बिट नंबर 2 में, अब आप देखिए यहां पर ऑर्बिट नंबर 2 में 2 सब ऑर्बिट्स हैं, 2 वैल्यूज, एक है 0 और एक है 1। तो 2 और 0 की जगह क्या लिख रहे हैं, s। पहला वाला जो सब ऑर्बिट है उसका नाम है 2s, और दूसरे का नाम है 2p, क्योंकि 1 का नाम बदल के क्या रखा गया था, p। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में या दूसरे ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट्स हैं, एक का नाम है 2s, एक का नाम है 2p। एक का नाम है 2s, एक का नाम है 2p। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, फिर से ध्यान सुनिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में 2 सब ऑर्बिट्स हैं, एक का नाम है 2s, एक का नाम है 2p। अब एक बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है, एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में 2d नाम का सबशेल सब ऑर्बिट क्यों नहीं होता है। अगर s है, p है, तो 2d क्यों नहीं है। या ये पूछा जाता है कि क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में 2d सब ऑर्बिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। आपका जवाब क्या होगा, नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला L इक्वल टू 0 to n-1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हैज ओनली 2 वैल्यूज, 0 and 1, where 0 stands for s, 1 stands for p. So the second orbit has only 2 suborbits. One is called 2s, the other is called 2p, and 2d suborbit does not exist. पहले से मालूम थी, लेकिन इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मालूम था, इसको ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में 2 सब ऑर्बिट्स हैं, 2s एंड 2p। इसी तरह से n बराबर 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 में, अब देखिए यहां पर n बराबर 3 में 3 वैल्यूज है, 3 वैल्यूज, 0 1 2। 0 का नाम हो गया 3s, फिर 3p और 3d। 3d d सब शेल या d सब ऑर्बिट पहली बार आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 में, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 में 4s, 4p, 4d एंड 4f। ध्यान दीजिएगा, 4s का मतलब क्या हुआ, 4 स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s स्टैंड्स फॉर द एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू। 4 और s यानी 4 0, तो 0 का नाम बदल के रखा गया s, 4s, then 4p, then 4d and then 4f। ये नॉमेनक्लेचर का काम है,
कि ये जो नेमिंग की गई ये किस तरह से की गई। सो पहले नाम 01, 012, 0123 ये नाम थे, फिर उसके बाद ये नाम बदल के 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f ये नेमिंग की गई थी। ठीक। तीसरी बात लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है, इसीलिए इसको बहुत ही केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनिए, हर चीज को सुनते भी चलिए, और मैं जरूर से चाहूंगा कि आप लिखते भी चलिए, क्योंकि मैं सारी चीजों को वर्कआउट करके आपके लिए बोर्ड पे लिख रहा हूं, और क्लास में भी ऐसे ही मैं पढ़ाता हूं, बल्कि क्लास थोड़ा और इलेबोरेट होता है, लेकिन इतना इलेबोरेट करके मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप हर चीज को समझते चलें कि क्या हो रहा है यहां पर। तीसरा, थर्ड पॉइंट लिखिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर में थर्ड पॉइंट लिखिए, द increasing order of energy, capital E stands for energy, the increasing order of energy of various suborbits is as follows. The increasing order of energy of various सबऑर्बिट्स इज एज फॉलोज। अब ध्यान दीजिए, यह बात समझना सीखना जरूरी क्यों है? वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस सबऑर्बिट? जानते हैं क्यों? क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट जानते हैं, राइट? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट हम जानते हैं। पहला ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे पास है, सबसे कम एनर्जी है। दूसरा ऑर्बिट थोड़ा दूर है न्यूक्लियस से, एनर्जी ज्यादा है। तीसरा ऑर्बिट न्यूक्लियस से और दूर है, एनर्जी और ज्यादा। इसका मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट की दूरी न्यूक्लियस से बढ़ती जा रही है, उसकी ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट संख्या की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम हम जानते हैं। We already know the increasing order of energy of various orbits. Now we are trying to understand the increasing order of energy of various suborbits. इस बात को याद रखते हुए कि जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है, तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के सबऑर्बिट में। और पाया यह गया कि S, P, D और F में ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम ये है। S से ज्यादा एनर्जी P, उससे ज्यादा एनर्जी D, उससे ज्यादा एनर्जी F। इसका मतलब ये जो है, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबऑर्बिट्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबऑर्बिट्स क्या मतलब है? इसका मतलब S जो है वो लोएस्ट एनर्जी का सबऑर्बिट है, और F जो है वो हाईएस्ट एनर्जी सबऑर्बिट। S is the lowest energy suborbit, F is the highest energy suborbit. What does it mean? What does it mean? Well, it simply means, ध्यान से सुनिएगा, it simply means, इसको लिख लीजिएगा, इसको लिखिएगा, ये बना लीजिए पहले, S smaller than P, smaller than D, smaller than F, the F highest एनर्जी, देन D कम, P सबसे कम, S, और नीचे ये एरो बना करके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब ऑर्बिट्स लिखिएगा। लिखिए, इन एनी गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इन एनी गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इन एनी गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इन एनी गिवन principal quantum number, the increasing order of energy in any given principal quantum number, the increasing order of energy of various suborbits, the increasing order of the energy of various suborbits is mentioned above. क्योंकि आप पहले लिख चुके हैं, तो मैं mentioned above आपको लिखवा रहा हूं, इज मेंशन्ड अबव। इट मीन्स दैट इन एनी गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, it means that in any given
principal quantum number in any given principal quantum number, the s suborbit has lowest energy, s suborbit has lowest energy, and f suborbit has the highest energy. S suborbit has the lowest energy, f suborbit has the highest energy, and therefore the filling of electrons, इलेक्ट्रॉनों का भरना, and therefore the filling of electrons in various suborbits, the filling of electrons in various suborbits of a given orbit, the filling of electrons in various suborbits of a given orbit follows the order. अब क्या ऑर्डर होगा? S की एनर्जी सबसे कम है तो S में सबसे पहले भरा जाएगा, S की एनर्जी सबसे कम है, सो S में सबसे पहले, उसके बाद P में, उसके बाद D में, और सबसे आखिरी में F में. सबसे पहले S में, फिर P में, फिर D में, और फिर F में. ये जो है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ filling of electrons in various suborbits. Order of filling of electrons in various suborbits. अब अगर इसी चीज को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 के लिए ले लें, मान लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 में सबसे पहली बार चारों सब ऑर्बिट्स का रेफरेंस आता है. सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में, मैं इसी में लिख रहा हूं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरेगा, फिर 4p में आएगा, फिर 4d में आएगा, और फिर 4f में आएगा. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में, फिर 4p, फिर 4d, 4f सबसे अंत में. 4s में सबसे पहले क्यों आएगा? क्योंकि s सब ऑर्बिट लोएस्ट एनर्जी का है, और ये बात हम लोग जानते हैं, सिस्टम हमेशा लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर मूव करती है. Systems will always move from low energy to high energy state. Why from low energy to high energy? Because wherever there is low energy, there is greater stability. So system will always move from more stable condition to less stable condition, from lowest energy state to high energy state. And because 4s has the lowest energy, therefore electrons will first fill up in the 4s subshell, then 4p has higher energy, then this will be filled, then 4d has higher energy, then 4d will be filled, and then 4f has the highest energy, it will be filled at the last. So this is the sequence or the order of filling of electrons from 4s, then 4p, then 4d, then 4f. सबसे पहले 4s भरेगा और सबसे अंत में 4f भर जाएगा. ठीक, ये बातें जो है, अभी हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर की बात करी, किसी ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे, उनके क्या नाम थे, इन नामों को बदला गया और ये उसके बाद इनके नाम आ गए. इन सब ऑर्बिटों में ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है आपके सामने है, और ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कैसे होगी, उसका आपके सामने पूरा एक्सप्लेनेशन उदाहरण के साथ मैंने यहां पर रख दिया है. लेट्स गो फॉरवर्ड. नाउ एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में अगली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इनको नोट करते चलिएगा क्योंकि बोर्ड पे जगह थोड़ा कम हो जाएगी. तो एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद मैं पूरा रब कर दूंगा, फिर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे. सो यू प्लीज कीप नोटिंग इट डाउन एज वी मूविंग फॉरवर्ड. ओके, आगे लिखिएगा, आगे लिखिए. एजीमुथल क्वांटम नंबर also tells us, azimuthal quantum number also tells us, azimuthal quantum number also tells us the shape, S-H-E-A-P-E, azimuthal quantum number also tells us the shape of various suborbits.
शेप ऑफ वेरियस सब ऑर्बिट। सो सबसे पहले हमने क्या देखा, किसी ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे, ये पहली बात। दूसरी बात, उनका क्या नाम होगा, तो नाम आया 0 1 2 3। फिर उसके बाद उनका प्रॉपर नॉमेनक्लेचर किया गया, तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ये नॉमेनक्लेचर हुआ। फिर उसके बाद हमने इन सब ऑर्बिटों के ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब इन सब ऑर्बिटों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा तो किस क्रम में भरा जाएगा और क्यों कि उस क्रम में भरा जाएगा, वो सारी बातें हमने डिस्कस करी। अब हम बात कर रहे हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब ऑर्बिटों के शेप की सूचना भी देता है, शेप ऑफ द सब ऑर्बिट। बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्टडी है और इसके मतलब भी है, मायने होते हैं शेप के। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप बहुत गौर से सुनिएगा और इधर बोर्ड पर इधर गौर कीजिएगा। द शेप, वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ सब ऑर्बिट्स। ओके, नाउ एस सबशेल का या एस सब ऑर्बिट का शेप कैसा होता है, आप ये बात जानते हैं। इसको कहते हैं, this is called spherical shape होता है, spherical shape। ओके, और अगर हम लोग तीनों एक्सिस बना लें यहां पर, क्योंकि हम सब ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, x y z। s का शेप कैसा है, स्फेरिकल। वेरी गुड, आगे चलेंगे। p का शेप कैसा है, p सब ऑर्बिट का शेप कैसा है, p सब शेल का कह लीजिए। ओके, नाउ ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, क्या कहते हैं इसको हम, व्हाट इज दिस शेप कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड डम्बेल शेप्ड, दिस इज कॉल्ड डम्बेल शेप्ड। ठीक, फिर उसके बाद d जो सब ऑर्बिट है उसका क्या शेप है, और ये भी आप जानते हैं पहले से, क्योंकि आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है। x y z एक्सिस है, सो इसका क्या नाम है, इसको कहते हैं डबल डम्बेल शेप्ड, सो एस सब ऑर्बिट का शेप कैसा है, स्फेरिकल। p का शेप कैसा है, डम्बेल। d का शेप कैसा है, डबल डम्बेल, स्फेरिकल, डम्बेल, डबल डम्बेल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, इंपॉर्टेंट बात है, इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि शायद ये बातें जूनियर क्लासेस में आपके साथ डिस्कस नहीं की गई हैं। स्फेरिकल शेप का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्फेरिकल शेप। अब देखिए, आप मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। मान लीजिए मैं अभी आपसे क्लास के दौरान कहूं कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है और मैं अभी आता हूं थोड़ी देर में, और मैं 3 किलोमीटर दूर जा रहा हूं। कितनी दूर जा रहा हूं, 3 किलोमीटर दूर। ध्यान रखिएगा, मैंने केवल आपको दूरी बताई, मैंने दिशा नहीं बताया। आई ओनली सेड आई हैव सम अर्जेंट वर्क एंड आई एम गोइंग एंड आई विल कम बैक एंड आई एम गोइंग 3 किलोमीटर्स अवे। सो आई एम ओनली टेलिंग द डिस्टेंस, नॉट द डायरेक्शन। अब अगर मान लीजिए 1 घंटे तक मैं लौट के ना आऊं और आप लोगों को लगने लगे कि सर पता नहीं कहां चले गए, लेट अस गो एंड सर्च फॉर हिम। अब मैंने आपको बताया कि मैं 3 किलोमीटर दूर जा रहा हूं, तो आप मुझे ढूंढने के लिए कहां जाएंगे, किस तरफ जाएंगे। मानी बात है, मैंने डायरेक्शन नहीं बताया, मैंने केवल डिस्टेंस बताया। तो आप में से जो भी आपका क्लास लीडर होगा, टीम लीडर होगा, वो कहेगा ऐसा है, आप लोग कुछ लोग इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर जाइए, कुछ लोग इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर जाइए, कुछ लोग इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर जाइए, और 3 किलोमीटर से आगे मत जाइए, क्योंकि सर ने कहा है वो 3 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, मगर उन्होंने डायरेक्शन नहीं बताया। इसीलिए प्रोबेबिलिटी, सर की प्रोबेबिलिटी, मेरी प्रोबेबिलिटी जितनी इधर है इस डायरेक्शन में, उतनी ही इस डायरेक्शन में है, उतनी ही इस डायरेक्शन में है। विच मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जस्टिन मसीह इज इक्वल in all directions. It is equal in all directions.
So I have only told you the direction, I have distance and I have not told you the direction, which means that जितना मैं इधर मिल सकता हूं उतना ही इधर मिल सकता हूं, उतना ही इधर मिल सकता हूं. इसका मतलब probability of finding Justin-Massey is the same in all directions. Spherical shape का यही मतलब होता है. Spherical shape का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जितना x axis पर मिल सकता है, probability of finding the electron on x axis is the same as the probability of finding the electron on the y axis is the same of probability of finding the electron on the z axis. अब आप ये बात जानते हैं कि बोर्ड पे तो क्योंकि 2 डायमेंशनल है ना, इसलिए समझ में नहीं आता है. अदरवाइज 3 एक्सेस इस तरह से होते हैं. सो इफ यू कैन लुक एट माई हैंड अ लिटिल मोर केयरफुली, थोड़ा सा जूम इन करिएगा, हाथ दिखा दीजिए. ओके, अब आप नोटिस कीजिए, ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्रीज पर हैं. तीनों एक दूसरे के 90 डिग्रीज पर हैं. ये एक्स एक्सिस, अगर हम कहते हैं इस फिंगर को मैं एक्स एक्सिस कहता हूं, इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्रीज पर हैं. ये 3 डायरेक्शंस हैं. इनको स्पेस कहा जाता है, स्पेस. सो जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की दिशा हमें मालूम है, तो दिशा का मतलब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन या तो एक्स एक्सिस पर है, या वाई एक्सिस पर है, या वो जेड एक्सिस पर है. कौन सी एक्सिस पर है, यह बात हमें मालूम होना चाहिए. स्फेरिकल शेप का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पर है, कि वाई पर है, कि जेड पर है, यह हम नहीं जानते. इसीलिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को कवर करते हुए टोटल स्पेस तैयार होती है. एक्स, वाई, जेड तीनों को कवर करते हुए स्पेस तैयार होती है. और स्फेरिकल का सीधा सा मतलब यह हुआ गया दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज डिपेंडेंट ओनली ऑन डिस्टेंस, नॉट ऑन डायरेक्शन. और इसी को मैथमेटिकली कहा जाता है, यह है ना 5 बराबर फैक्टर ऑफ आर, साई बराबर फैक्टर ऑफ आर, वेर आर इज द stands for radius या distance. इसका मतलब probability of finding the electron psi is equal to the factor of r, which means probability of finding the electron is dependent only upon r. R is distance, radius. Okay? Now इधर देखिए डंबल का मतलब क्या है. अब आप गौर से देखिएगा, ये जो लोब है ना, ये लोब, ये ऑर्बिटल है. लोब क्या है? ऑर्बिटल है. और हमारा लोब जो है, क्योंकि वो ऑर्बिटल है, और याद रखिए हमने ऑर्बिटल कैसे डिफाइन किया है, ऑर्बिटल वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है. ऑर्बिटल इज द प्लेस वेयर द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड. सो गौर कीजिए, हमारा ऑर्बिटल कौन सी एक्सिस पर है? कौन सी एक्सिस पर है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इज एक्सिस. हमारा ऑर्बिटल कौन सी एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है. इसका मतलब यह है कि इन केस ऑफ अ पी सब ऑर्बिट और इन केस ऑफ अ पी सब शेल, वी नॉट ओनली नो द डिस्टेंस बट वी ऑल्सो नो द डायरेक्शन. उदाहरण के तौर पर मैं आपसे यह कह दूं कि मैं 3 किलोमीटर दूर जा रहा हूं उत्तर की दिशा में, तो जब आप मुझे ढूंढने निकलेंगे तो आप पश्चिम में और दक्षिण में नहीं जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपको मालूम है दूरी भी 3 किलोमीटर और दिशा उत्तर की. इसका मतलब यह है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज डिपेंडेंट इन दिस केस नॉट ओनली अपॉन डिस्टेंस बट ऑल्सो ऑन डायरेक्शन. और इसमें साफ दिखाई दे रहा है हमारा ऑर्बिटल लोब जो है वो एक्स एक्सिस पर है, यानी इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है? क्योंकि ऑर्बिटल वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन है. सो यदि ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पर है तो इलेक्ट्रॉन कहां है? एक्स एक्सिस पर है. विच मीन्स वी आर नॉट ओनली अवेयर ऑफ द डिस्टेंस but we are also aware of the direction, and therefore the probability of finding the electron is not only dependent upon the factor of r but also upon the factor of x, where x indicates direction. X indicates direction. X indicates direction.
the probability of finding the electron dependent not only upon distance but also on direction. और यही चीज यहां पर है, और यहां पर देखिए आप, कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पर है, कुछ इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस पर है, जिसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन is not only dependent upon the factor of r but upon the factor of x and the factor of y. X and y, which means the electron is present on the x and y axis, और दूरी हमें मालूम है. So shape of suborbits: S spherical, P dumbbell, D double dumbbell. और याद रखिएगा S spherical का मतलब probability of finding the electron is uniform in all directions. इसको कहा जाता है कि S सबशेल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है. चार्ज माने इलेक्ट्रॉन. The charge distribution is uniform in all directions. The probability of finding the electron is uniform, same in all directions. In case of P subshell, the lobe or the orbital is focused on the x-axis, present on the x-axis, and electron is present where the orbital is present. So if the orbital is on the x-axis, the electron is also on the x-axis. और इसीलिए हम कहते हैं कि P सबशेल के केस में, डंबल के शेप केस में, हम केवल डिस्टेंस ही नहीं जानते हैं, हम डायरेक्शन भी जानते हैं. और डी के केस में जो शेप है उसको डबल डंबल कहते हैं, और यहां पर भी हम डिस्टेंस जानते हैं और डायरेक्शन जानते हैं. बचा कौन सा वाला आखिरी? एफ. एफ का जो शेप है वो भी क्लियर नहीं है, और वैज्ञानिक जो है उसके ऊपर आज की डेट में भी उस पर काम कर रहे हैं, और बहुत तेजी से काम हो रहा है. पीपल आर ट्राइंग टू फाइनलाइज एंड डिटरमिन द एग्जैक्ट शेप ऑफ एफ सब ऑर्बिट, एफ सबशेल. बट एज ऑफ नाउ वी डोंट नो. एक प्रपोजल आया है, एक प्रस्ताव आया है कि एफ सबशेल का जो शेप है वो डिफ्यूज्ड है, बड़ा मिला जुला है, डिफ्यूज्ड है. इट्स नॉट स्टेबल, it's diffused, it's in a way moving. इसीलिए perfect shape अभी नहीं मिल रहा है, but maybe in the days to come we will have a perfect shape for the F subshell. But as of now S, P and D, और ये जो है ये shape की बात है. और आखिरी बात, as far as the azimuthal quantum number is concerned, लिखिएगा, last thing. Azimuthal quantum number also tells us the number of electrons. Azimuthal quantum number also tells us the number of electrons which are present, in a suborbit. Number of electrons which are present in a suborbit. ठीक. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में याद करिए, आपने लिखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए ऑर्बिट, और एक फॉर्मूला वहां पर था 2n² का फॉर्मूला. यहां पर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस दैट एजिमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ए सबऑर्बिट. ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ए सबऑर्बिट. एंड उधर बोर्ड में अब जगह बची नहीं, सो आई वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन बैक टू दिस प्लेस. ओके, एंड आई एम गोइंग टू रब दिस आउट, होपिंग दैट यू हैव नोटेड डाउन व्हाटएवर वाज रिटन ओवर हियर. नहीं है तो वीडियो को बैक करके आप देख लीजिएगा, यहां पर क्या लिखा था उसको नोट कर लीजिएगा. ओके, और ये जो बात है ये लास्ट है, और उसके बाद फिर हम लोग आज के लेक्चर को खत्म करेंगे. आई एम डेलिबरेटली गोइंग वेरी स्लो, ताकि ये सारी बातें अच्छे से कॉन्क्रीट तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाए. सो azimuthal quantum number tells us the number of electrons present in a suborbit. Tells us the number of electrons present in a suborbit using the formula 2 into 2l plus 1. Using the formula 2 into 2l plus 1. 2 into 2l plus 1. अब देखिएगा गौर से, इधर देखिएगा. When n equal to 1, याद करिए, when n equal to 1, l के पास एक वैल्यू है जिसका नाम है 0. l के पास एक वैल्यू जिसका नाम है
0. So 2 into 0 plus 1. 2 into the L command 0. So 2 into 0 plus 1. So 2 zeros are 0 plus 1 is 1. So 2 multiplied by 1 is 2 electrons. 2 zeros are 0 plus 1 is 1. So 2 multiplied by 1 is 2, which means that in principal quantum number 1, in orbit number 1, there is one suborbit and there can be maximum of 2 electrons. ऑर्बिट संख्या 1 में एक सब ऑर्बिट है, उसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. सेकेंड ऑर्बिट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, एल के पास दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है 0 और एक वैल्यू है 1. गौर से देखिएगा, पहले का कर रहे हैं. 2 into 0 plus 1 is 2 electrons. ओके, इसका यानी कि पहले वाले में. अब ये जो 0 है, ये 0 का नाम क्या है? 2s. सो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन. अब इसको देखिए 1 को, 2 into 1 plus 1. अब देखिए 2 into 1 is 2 plus 1 is 3. So 3 2s are 6 electrons. ठीक. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में दूसरे ऑर्बिट में दो सब ऑर्बिट्स हैं, एक सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, एक सब ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन. अभी किसमें 2 किसमें 6 ये हम लोग बाद में देखेंगे. n बराबर 3, l की 3 वैल्यूज हैं 0 1 2. पहला वाला 2 into 0 plus 1 is 2 electrons. दूसरा 2 into 1 plus 1 is 6 electrons. तीसरा 2 into 2 plus 1. अब देखिए 2 2s are 4 plus 1 5 multiplied by 2 is 10 electrons. थोड़ा ज्यादा स्पीड हो गई क्या? ओके, लेट मी ब्रिंग इट डाउन. थोड़ा सा मैं स्पीड कम कर देता हूं. तीसरे ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट्स हैं 0 1 2. 0 के हिसाब से 0 1 2 का मतलब ये होगा 3s 3p 3d. s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन, p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन, d सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन. और उसी हिसाब से n बराबर 4 में l के पास 4 वैल्यूज हैं 0 1 2 एंड 3. अब देखिए 2 into 0 plus 1 is 2 electrons. 2 into 1 plus 1 is 6 electrons. 2 into 2 4 plus 1 5 into 2 is 10 electrons. 2 into 3 is 6 plus 1 7 into 2 is 14 electrons. अब देखिए गौर से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. और किस में होंगे ये? 1s में. ठीक. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में 2 सब ऑर्बिट्स हैं, एक का नाम 0 एक का नाम 1, और 0 हो गया s 1 हो गया p. सो 2s 2p. 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, और कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 में 3s में 2, 3p में 6, 3d में 10. सो 10 और 6 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन्स. और इसी तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 में 4s 4p 4d 4f. अब देखिए 14 and 10 24 and 6 30 and 2 is 32 इलेक्ट्रॉन्स. और आप गौर कीजिएगा, यदि आप 2n स्क्वायर वाले फॉर्मूला से निकालेंगे 2n स्क्वायर, तो यही डेटा आपको वहां पर भी मिलेगा. दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में 8 इलेक्ट्रॉन और 8 का बाइफर्केशन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह से 3s 3p 3d में 18 इलेक्ट्रॉन, 4s 4p 4d 4f में 32 इलेक्ट्रॉन. ये पूरी वर्किंग आपके सामने है. इसको गौर से देखिए, अच्छे से समझिए. किसी तरह का कोई अगर कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क. What we have tried to understand is, not only should we know how many electrons in an orbit, but we should also know how many electrons in a suborbit. और आपके यहां दिख रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन 1s
सब ऑर्बिट में है। ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। ठीक, सो विद दिस वी विल कम टू एन एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अगेन यू नो प्रिंस, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स मुझे लगता है कि 4 या 3, कम से कम 3 लेक्चर्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक लेक्चर पिछली बार हो चुका है। आज मैंने सोचा था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके साथ कवर अप करूंगा, बट it's good that we have gone slowly into each of these aspects of azimuthal quantum number। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट करिए, खूब अच्छे से ध्यान से सुनिए लेक्चर को। अगर आप बार बार सुनना चाहते हैं, बार बार सुनिए, एंड प्लीज मेक डाउन योर नोट्स वेरी केयरफुली। एक गाइडेंस के लिए मैंने आपके सामने सारी चीजों को लिख दिया है, और मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखिएगा कि ये वाला पार्ट मैंने बाद में लिखा है, सो जो पहले लिखा था आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सारे एस्पेक्ट्स आपके आंख के सामने रहें एक बार में व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। डन? ओके, so thank you very much, and with this we will come to an end of today's lecture। I hope you are enjoying the lectures। और मैं एक बार फिर से आपको थैंक्स बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के फोन आते हैं, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, आप में से कुछ लोग मुझसे मिलने डिपार्टमेंट भी आए कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग। और वंस अगेन एज अ टीचर मेरी कोशिश ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, ये बहुत ही अच्छे तरह से इसको आप समझें। समझना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, आप ग्रेजुएशन लेवल पर हैं, रट करके अब काम नहीं चल पाएगा। रटने का काम जितना था अब वो समय गुजर चुका है। ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। अगर आप समझ लेंगे तो फिर आपको रटने की या मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेरी भाषा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अपनी ही भाषा में चीजों को एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच, एंड कीप इन टच, एंड ऑल द बेस्ट।